हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे सॉल्यूशन चैप्टर का। और इस टॉपिक का नाम है वन टॉप गुणांक। एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत छोटा टॉपिक है। क्वेश्चन बनते हैं चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। वन टॉप फैक्टर क्या है? देखो, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करती है। आगे चल के अपन ने ये पढ़ा कि जब भी कोई सॉल्यूट को डिसोल्व किया जाता है तो वहां पर या तो एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन होता है, संयोजन या वियोजन। इसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंजेस आते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल में चेंजेस आएंगे तो आप जानते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल पे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, जो भी होगा चेंजेस आएगा, तो इनमें भी क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। समझ में आ गई आपको बात? तो इसी रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए उसने वन टॉप फैक्टर दिया, जो हमारे साइंटिस्ट थे वन टॉप, उन्होंने इसको कहा जाता है वन टॉप गुणांक। ठीक है, इसके डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बहुत क्लियर है। द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज। कल मैंने आपको यानी कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप नॉर्मल मगरमाछ पढ़ाया था तब कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है। द रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉन एज अ वन टॉप फैक्टर। अणुसंख्यक गुणों के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मानों का अनुपात, यानी कि प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान का अनुपात अपन लिखेंगे तो वो क्या होगा, हमारा वन टॉप फैक्टर आई होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों, तो दोनों याद रखना है। और आपकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, रेशियो अनुपात की बात कर रहा तो फॉर्मूला कैसा होगा, अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान। ठीक है, अणुसंख्यक गुणों का प्रेक्षित मान बटे अणुसंख्यक गुणों का सैद्धांतिक मान। याद रखना, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल यानी प्रेक्षित अपॉन सैद्धांतिक। ठीक है, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए बात कर रहा तो देखो, इन जनरल इस फॉर्मूले को अपन किस तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, पहला आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो परासरण दाब का प्रेक्षित मान बटा परासरण दाब का सैद्धांतिक मान। वेपर प्रेशर की बात अपन ने की थी, तो वेपर प्रेशर को पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का प्रेक्षित मान यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज। इसी तरीके से एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए ले लोगे तो क्वथनांक में, ठीक है, यहाँ पे RLVP कर लेना आप, रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का प्रेक्षित मान बटा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, RLVP। ठीक है, पूरा नाम लिख देना, का सैद्धांतिक मान। मतलब बात वही है, यहाँ पे परासरण दाब ले लिए, यहाँ पर रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ले लिया, यानी क्वथनांक उन्नयन। पर फॉर्मेट वही है, प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल। इस तरीके से अपन इसको अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का थ्योरेटिकल वैल्यू इतना है, तो बताओ इसके लिए वन टॉप फैक्टर क्या होगा। तो ऐसा आप बता सकते हैं। डेफिनेशन बोर्ड में ये होती है, एग्जांपल के तौर पे आप 2 या 3 एग्जांपल बना के लिख सकते हैं, क्योंकि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम आपको बहुत अच्छे से याद है। केवल नाम आपको चेंज करने हैं पर और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, आगे चल के अपन एक और फॉर्मूला देखेंगे जो इसका इनवर्स होगा, और वो होगा अणुभार के लिए। ठीक है, अभी आपने जो फॉर्मूला देखा, ठीक है, उस फॉर्मूले से आप एक कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी तो नॉट, अभी 3 फॉर्मूले आपने देखे, उसमें क्या कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो, सभी अणुसंख्यक गुणधर्म सभी अणुसंख्यक गुणधर्म का मान विलयन में उपस्थित विलय की कणों के समानुपाती होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, चाहे मैंने जनरल फॉर्मूले में लिखा है
चाहे प्रासरण दाब के लिए लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, चाहे आरएलवीपी के लिए लिखा, चाहे अपन ने लिखा किसके लिए, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के लिए। हम सब फॉर्मूले को देखें तो एक चीज कॉमन है कि जो आई है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? आपने ऊपर देखा होगा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, प्रेक्षित मान, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज यानी कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम में सॉल्यूशन बनने के बाद उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब अपन बात करें मोलर मास के लिए, तो मोलर मास में क्या फॉर्मूला है, उसका इनवर्स है। ठीक है, याद रखना मोलर मास का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या होगा, विले का सैद्धांतिक ऑब्लिक सामान्य ऑब्लिक वास्तविक मोलर द्रव्यमान या अणुभार बटे विले का प्रेक्षित बटा प्रायोगिक, सॉरी ऑब्लिक है, प्रायोगिक ऑब्लिक असामान्य मोलर या आणविक द्रव्यमान। ऊपर मोलर लिख दिया है, मैं आणविक लिख देता हूं, दोनों शब्द आपको ध्यान रह जाएंगे। आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला है। अब देखो, अभी आपने देखा था कि पहले चल रहा था प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, अब क्या हो गया, सैद्धांतिक बटा प्रेक्षित, यानी इनवर्स हो गया उस फॉर्मूले का। पर ये केवल किसके लिए, अणुभार के लिए, मोलर मास के लिए है ये। ठीक है, क्लियर? देखो इंग्लिश में क्या बात करेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल ऑब्लिक रियल ऑब्लिक जनरल या नॉर्मल। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑब्जर्व्ड ऑब्लिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्लिक एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये अपन इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक, पहले डिस्कस करें जो कि अपन इसको एक्सपेरिमेंटल बोलेंगे, इसको ऑब्जर्व्ड बोलेंगे, इसको थ्योरेटिकल बोलेंगे, इसको अपन नॉर्मल बोलेंगे, ये हमारा रियल होगा, ये एबनॉर्मल होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लिख ही सकते हो। तो ये मोलर मास के केस में फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन आगे चल के न्यूमेरिकल करेंगे। अब इंपॉर्टेंट खास बात अगली ये आती है, जहां से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नॉट इन केस ऑफ association, I is always less than 1। ठीक है, यानी हिंदी में लिखे तो संगुणन में I का मान सदैव 1 से कम होता है। ये जबरदस्त पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अब एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, जैसे आपको बताया था मैंने कि CH3 COOH को जब मैंने बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया था तो एसोसिएशन हुआ था, और आपने देखा था उस एग्जांपल में कि इसका
जो नॉर्मल मोलर मास या थ्योरेटिकल मोलर मास कितना था 60, एबनॉर्मल या फिर अपन बात करें ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ये कितना हो गया 120। अब इसके लिए आई देखो अभी भी बताया था मैंने, मोलर मास के लिए उल्टा होता है। पहले तो क्या चलता था आपका प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक, ठीक है, यानी O/T। अब क्या चलेगा आपका, ठीक है, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व, T/O, शॉर्ट में ध्यान रखना। तो थ्योरेटिकल कितना है 60, ऑब्जर्व कितना है आपका 120। तो आप देख लो कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 और 1 से कम आया है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, कहीं पर क्वांटम फैक्टर आई की वैल्यू आपको 1 से कम दे रखी है तो वहां उस सॉल्यूशन के अंदर हमेशा संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा नोट, इसका उल्टा, संगुणन में 1 से कम इन केस ऑफ डिसोसिएशन I is always greater than 1, ठीक है, यानी कि वियोजन में I हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। जब भी वियोजन हो रहा है उस केस में I हमेशा बड़ा ही होगा। तो देखो कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करेंगे 1 मोल NaCl आयोनाइज हो रहा है Na+Cl-, ठीक है, 2 आयन दे रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 1, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है 2, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या, ये वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, उस केस में फॉर्मूला भी आपने पढ़ाया था, विलय के कणों की प्रेक्षित संख्या बटा सैद्धांतिक संख्या। सैद्धांतिक क्या है 1, ऑब्जर्व कितना हो रहा है 2, यानी ऑब्जर्व वैल्यू है 2/1, 2 हमेशा I बड़ा है 1 से, आपका ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आपको I की वैल्यू 1 से ज्यादा दे रखी है तो डिसोसिएशन। अब इसको आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए कैसे याद रखोगे, देखो भाई, जब भी एसोसिएशन होता तो मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कम होता है, यानी एसोसिएशन में 2 का 1 बनता है। तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि एसोसिएशन में I की वैल्यू भी 1 से कम होगी। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं, 2 से 4, 4 से 6 बनते हैं, 6 से ज्यादा बनते हो। तो बात वही है कि मतलब आपको ध्यान में रखना है कि डिसोसिएशन मतलब टूट टूट कर ज्यादा हो रहे हैं तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, ठीक। तीसरा नोट अपन यहाँ पे ये देखेंगे, एक फॉर्मूला है छोटा सा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन I एंड अल्फा, ठीक है। अल्फा क्या होता है हमारा, ध्यान से सुनना, अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, संगुणन की मात्रा,
आई को तो आप जानते हो 1/2 गुणांक है, तो आई और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला अपना डायरेक्ट, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके, अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, अल्फा, आई आपको दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई माइनस 1 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, आपको वहां पर क्वेश्चन में पता चल ही जाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक है, इसी तरीके से एक और है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे एक करेक्शन करना है, रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। तो अल्फा को अपन ने क्या माना है यहाँ पर, संगुणन की मात्रा, डिसोसिएशन करना बेटा इस वाले फॉर्मूले में, डिसोसिएशन। ठीक है, यानी वियोजन, वियोजन के केस में ये फॉर्मूला होगा, सॉरी, ठीक है, वियोजन की मात्रा के केस में। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि अगर मान लो वियोजन ना हो रहा हो और संगुणन हो रहा हो तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लें, फिर अगला नोट होगा अपना रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा। बट अब यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा वियोजन की जगह क्या बन जाएगा, संगुणन। ठीक है, अल्फा हो गया संगुणन की मात्रा। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ एसोसिएशन, जो कि मैंने गलती से पहले लिख दिया था। उसका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा i माइनस 1, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, यहां पर क्या चेंज होगा, 1 माइनस n। ठीक है, और पावर में क्या आ जाएगा, n, यानी कि पावर में क्या आ जाएगा, n। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका i माइनस 1 और 1 माइनस n। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब वियोजन की बात किए तब वो फॉर्मूला था, जब अपन संगुणन की बात करें तो अल्फा और आई के बीच में ये फॉर्मूला लगेगा, जहां पर n क्या है, आई क्या है, अल्फा क्या आप जानते हो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि इस पे बेसिस न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो कल आया अपन चैप्टर एंड कर देंगे, उसके बाद एक नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे या फिर सरफेस केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू कर लेंगे। तब तक आप बने रहिए, थैंक यू।